देखें, जमीन विवाद में ये 5 दस्तावेज अगर आपके पास नहीं है तो आपको एक बड़ा समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकता है। आज ये समस्या जो है ये मुकेश के साथ उत्पन्न हो गया, यानी मुकेश को एक बड़ा समस्या जो है लग चुका है। आखिर समस्या का कारण क्या हुआ? जमीन विवाद में ये 5 जरूरी दस्तावेज जो है इसका ना होना। अब ये 5 जरूरी कौन कौन से दस्तावेज है आज देख सकते हैं। मुकेश जो है ना, मुकेश यहाँ पर एक दुकान है, ये दुकान जो है ये किराना का भी दुकान है, और ये किराना के साथ साथ जो है यहाँ पर चाय नाश्ता का भी सामान जो वो अवेलेबल है। तो अब ये किराना का दुकान ये मुकेश जो है बहुत दिनों से चला रहा था, यानी कह सकते हैं जमीन पर इनका ये दुकान जो है, ये दुकान आज से नहीं, ये 20 साल से चल रहा है दुकान, 20 साल से। यानी इनके जो पिता थे ना वो भी पहले दुकान पर बैठते थे, बाद में जो है यहाँ पर ये मुकेश बैठने लगा, और पिता का नाम क्या था? सुरेश। तो इसीलिए सुरेश किराना स्टोर जो आज से नहीं है, यानी मुकेश का जो है यहाँ पर जो पिता है ना, पिता का क्या नाम है? सुरेश। तो सुरेश किराना स्टोर जो है आज से नहीं 20 साल से इस जगह पर जो है चल रहा है। अब है कि किराना दुकान तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन अब विवाद हो गया। यहाँ पर एक आदमी आते हैं और वो कहते हैं कि ये जमीन हमारी है। ये सुरेश जो है आज से नहीं बरसों से हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अभी ये मेरे पास जमीन के कागजात हैं, मेरे पास जमीन के डॉक्यूमेंट है। अब देखें, इस तरह का विवाद अगर मान लेते हैं कहीं पर कोर्ट में चला जाए, मजिस्ट्रेट कोर्ट में चला जाए, कहीं पर भी अगर जाएगा तो पुलिस से क्या होता है? रिपोर्ट मांगा जाता है कि आप बताइए कि आखिर वहाँ का क्या मामला है, क्यों जो है एक तरह से ऐसा समस्या उत्पन्न हो रहा है, ऐसा तो नहीं, शांति भंग होने की संभावना तो नहीं है। ये सभी बात जो है पुलिस के द्वारा इंक्वायरी की जाएगी। तो अब यहाँ पर देखें, ये इस कंडीशन में मुकेश को अगर ये कागजात होता तो समस्या नहीं होता, अगर ये डॉक्यूमेंट होता तो समस्या नहीं होता। अब यहां पर देखें सबसे पहले कि आखिर ये मुकेश जो है कैसे अपना ये दुकान फिलहाल जो है बचा सकते हैं, इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है, और साथ में जमीन जो मालिक है, यानी जमीन मालिक के कानूनी अधिकार, जमीन मालिक के यहाँ पर कानूनी जो यहाँ पर अधिकार है वो अधिकार क्या है, वो अधिकार क्या कहता है। तो अगर आपकी जमीन पर भी अगर कोई बरसों से कब्जा करके बैठा हुआ है और आपके पास ये 5 जो जरूरी दस्तावेज है, ये दस्तावेज नहीं है, तो आपको भी बड़ा समस्या उत्पन्न होगा। इसलिए कि अगर आप कहीं पर भी जाएंगे, कोर्ट में चले जाएं या किसी के पास शिकायत करने के लिए जाएंगे कि हमारी जमीन को जबरन कोई दखल करके रखे हुए है, तो आपसे ये 5 जरूरी दस्तावेज मांगे जाएंगे। अगर आपके पास ये 5 जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं तो फिर आपका जो पक्ष है वो मजबूत हो जाएगा, आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला आएगा, आपके साथ न्याय होगा, आपकी जो जमीन है वो जमीन आप जो है वापस प्राप्त कर लेंगे। तो ये है पूरा कानूनी प्रक्रिया। इन 5 जरूरी दस्तावेज में सबसे पहला जो जरूरी दस्तावेज है वो है जमीन का खतियान, वो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। यानी ये खतियान होता क्या है? तो खतियान जमीन का सरकारी रिकॉर्ड होता है जिसमें ये लिखा होता है कि जमीन किसके नाम है, जमीन का असली मालिक कौन है, इसमें वो लिखा होता है। इसमें एक खाता नंबर दिया होता है, इसमें एक प्लॉट का नंबर यानी खेसरा नंबर दिया होता है, इसमें जमीन किस प्रकार की जमीन है ये लिखा होता है, इसमें जमीन का रकबा लिखा होता है। तो अभी ये जो यहाँ पर देखेंगे ना, सबसे पहले जमीन की अगर बात करें, जो जमीन का यहाँ पर है तो खतियान, तो खतियान के जो प्रकार है ना, यानी प्रकार, और उसके बाद अगर देखा जाए तो जमीन के खतियान में प्रकार की अगर बात करें तो जो वर्तमान खतियान है, ठीक है, वर्तमान खतियान हो गया। उसके बाद इसका अगर बात करें तो पुराना जो खतियान है, पुराना खतियान, वर्तमान खतियान हो गया, पुराना खतियान हो गया, या जो अभी एक तरह से देखा जाए जो रिविजनल सर्वे खतियान है। तो जो भी खतियान है, खतियान जो है उससे ये पता क्या चलता है कि आखिर इस जमीन का असली मालिक कौन है। यानी अगर मान लेते हैं जमीन विवाद हो गया, जमीन विवाद हो गया और मामला कहाँ पहुंच गया? कोर्ट में। कोर्ट में अगर मामला जाएगा तो आप कैसे जाएंगे ये कहने के लिए कि हम जमीन के मालिक हैं, और सामने वाला मुकेश जो है, उनके पिता सुरेश जो है वो जमीन के कब्जाधारी हैं, ये कैसे कहेंगे? तो ये कोर्ट जो है ना, जो कोर्ट में जब जमीन विवाद जाएगा तो जमीन का जो मालिक होगा, जो अपने आप को क्या कह रहा है कि हम जमीन मालिक हैं, तो जमीन मालिक के पास क्या होना चाहिए? जमीन के कागजात। उस कागजात में एक कागजात ये जो है होना
इसके अलावा भी कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, अल्टरनेट डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन ये अगर आपकी खतियानी संपत्ति है तो आपके पास जमीन का खतियान होना बेहद जरूरी होता है। अब ये अगर खतियान आपके पास है तो इससे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि आखिर जमीन का असली मालिक कौन है। यानी सही में मुकेश और यानी उनके पिता जो सुरेश हैं वो जमीन के कब्जाधारी हैं। आप ये इस खतियान को निकाल भी सकते हैं। तो ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, वो है जमीन का खतियान। आप देखें खतियान निकालने के लिए अभी क्या होता है, बहुत सारे राज्य में जो है ना, राज्य में एक सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा क्या हुआ कि राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा नियम कानून बनाया जाता है कि आप जमीन का जो है ऑनलाइन ही खतियान आप देख सकते हैं। एक ये हो गया। दूसरा प्रक्रिया है कि आप ऑफलाइन जो है खतियान निकालेंगे। एक हो गया कि ऑनलाइन आपने निकाल लिया, दूसरा ऑफलाइन निकाला। ऑफलाइन जो है यहाँ पर जिला अभिलेख विभाग से आपको निकालना है। आपका जो जिला अभिलेख कार्यालय है यानी जिला अभिलेखागार है, अभिलेख यहाँ पर जो ऑफिस है, आप वहाँ पर जाएंगे जिला अभिलेखागार में, आप वहाँ पर जाकर अपने जमीन का जो खतियान है वो ऑफलाइन आप निकाल सकते हैं। तो ये हो गया कि ऑनलाइन के लिए पोर्टल बना हुआ राज्य सरकार के द्वारा। हर राज्य में, जिस राज्य की बात करें, बिहार, झारखंड, ओडिशा है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, जहां की बात करें, ठीक है, महाराष्ट्र है, वहां पर और मध्य प्रदेश है, सबके लिए ऑनलाइन पोर्टल बने हुए हैं। और वहां पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि हम ऐसा करते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको एक कॉपी हम डाल देते हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, उसका डिटेल जो है निकाल सकते हैं। और जब डिटेल निकालेंगे ना, कभी कभी तो नीचे लिखा हुआ रहता है उस कॉपी पर, इसका कानूनी मान्यता नहीं है, तो कोर्ट में देने के लिए फिर आपको क्या करना, ऑफलाइन जो जिला कार्यालय है, ऑफिस है, वहां से क्या करना है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट, ऑफलाइन खतियान भी निकालना होगा। दूसरा एक दस्तावेज जो है देखने को मिलता है वो होता है जमीन का यहाँ पर जो रजिस्ट्री है, यानी जमीन का जो रजिस्ट्री होता है, जमीन की का रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें जमीन का जो रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो सेल डीड हो गया। इस पे आप क्या करते हैं, सेल डीड जो बोलते हैं ना, ये हो गया खरीद बिक्री वाला डॉक्यूमेंट। एक होता है दान वाला डॉक्यूमेंट, एक होता है बंटवारा वाला डॉक्यूमेंट, एक होता है एक्सचेंज वाला डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, ये सारा डीड यहाँ पर जो है ना ये लिखा हुआ, इतना तरह का डीड होता है। तो ये हो गया कि जमीन खरीदी या बेची जाती है तो कानूनी दस्तावेज बनता है, उसे रजिस्ट्री डीड जो है कहते हैं। जमीन अगर आप बेचते हैं, खरीदते हैं तो एक कानूनी दस्तावेज बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रजिस्ट्री डीड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर जो है सेल डीड। ये हो गया सेल डीड। अब ये जो सेल डीड हो गया यानी रजिस्ट्री डीड हो गया, आप अपने क्षेत्रीय भाषा में जमीन का केवाला बोलते हैं, आप अपने क्षेत्रीय भाषा में जमीन का यहाँ पर बैनामा बोलते हैं। तो ये सभी इनके जो है ना क्या हो गया, नाम हो गया। तो इसमें आखिरकार होता क्या, क्या मौजूद रहता है इस डॉक्यूमेंट में, तो इसमें अगर सेल डीड जो रजिस्ट्री डीड है ना, उसमें नाम होता है खरीदार का, ठीक है, यानी खरीद जो है दार, खरीदार और विक्रेता का नाम होता है। खरीदार कौन है और यहाँ पर जमीन का जो है विक्रेता जो है ना, विक्रेता का नाम इस पर जो है ना दर्ज होता है। इसके बाद होता है जमीन का पूरा विवरण, ये हो गया। तो जमीन का यहाँ पर जो है पूरा जो है विवरण, ठीक है, विवरण ये हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पर जो गवाह है, ठीक है, गवाह हो गए। उसके बाद जो है यहाँ जमीन का जो रजिस्ट्री नंबर है, रजिस्ट्री नंबर हो गया। ये सारा कुछ मौजूद रहता है, ठीक है। तो ये सारा यानी सेल डीड का जो नंबर होता है वो नंबर भी इस पर मौजूद होता है। और इससे साबित क्या होता है, मालिकाना हक। और मालिकाना हक का ये एक कानूनी दस्तावेज है। अगर आप जमीन खरीदते हैं और जमीन की रजिस्ट्री नहीं करा पाए तो फिर आपको कानूनी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। आप रजिस्ट्री नहीं कराए खरीदने के बाद तो आपको कानूनी तौर पर कोई अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसलिए रजिस्ट्री क्या है, बेहद जरूरी है, यानी अपने टाइटल को साबित करने के लिए। कल को अगर कोई विवाद हो जाए टाइटल साबित करने के लिए, अगर आपके पास सेल डीड है तो आपको कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आपके पास अगर सेल डीड नहीं है तो आपको बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है। तो विवाद अगर यहाँ पर हो रहा है ना किसी से, ठीक है, आज मान लेते हैं मुकेश का किराना दुकान है, मुकेश के पिता सुरेश का ये किराना दुकान है और ये बरसों से चला रहे हैं। इस बात का साख अगर उनके पास
कोई पुराना केवाला होता तो उनको कोई भी बेदखल नहीं कर पाता। आज उनका जो किराना दुकान है इसलिए वो बेदखल कर पा रहे हैं उनको, ताकि उनके पास क्या है, जमीन का केवाला, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिससे कि ये साबित होता हो कि आखिर जमीन का कानूनी मालिक कौन है। उसके बाद सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण एक डॉक्यूमेंट है, वो होता है जमीन का लगान रसीद, जमीन का मालगुजारी रसीद। ये जो जमीन आपने खरीदा है या जमीन अगर कभी भी आपने जमीन का केवाला लिया है, आपके पास जमीन का जो है सेल डीड है, तो आप क्या करते हैं कि आप सेल डीड को ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, यानी वो अप्लाई करते हैं हम लोग म्यूटेशन के लिए। अब ये जो है म्यूटेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि आपका दाखिल खारिज हो जाता है, और दाखिल खारिज के बाद आप जमीन का रसीद कटाने लगते हैं, और ये आपके पास लगान रसीद आ जाता है। आप कितना पैसा सरकार को दे रहे हैं ये सारा कुछ इस पर लिखा होता है, यही लगान रसीद मालगुजारी रसीद है। ये इसमें सारा कुछ मेंशन होता है कि आपने कब कटाया, आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आपका नाम क्या है, आपका क्षेत्र क्या है। तो सरकार को जमीन का टैक्स जमा करने पर जो रसीद मिलती है ना, उसे लगान रसीद, उसी को मालगुजारी रसीद कहते हैं। अब देखें, मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास जमीन का केवाला नहीं है, और ऐसे लोग भी मिलेंगे कि उस व्यक्ति के पास जमीन का केवाला नहीं है, लेकिन जमीन का यहाँ पर रसीद जो है ना वो है, केवाला नहीं है, रसीद है। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में फिलहाल वो क्या है, वर्तमान में कानूनी तौर पर अगर देखा जाए तो वर्तमान स्थिति जो है उसमें जिसके पास जमीन का मालगुजारी रसीद है उसी को लोग मालिक समझते हैं। अगर आपके पास जमीन का केवाला है तो आपके पास रसीद क्यों नहीं है, तो अब आपको पहले क्या करना, इनके रसीद को कैंसिल कराना, इनके रसीद को रद्द कराना है, इनके रसीद पर आपको ऑब्जेक्शन क्रिएट करना है। कारण इसलिए कि ये व्यक्ति किस आधार पर जमीन का रसीद कटा लिए। तो सरकार को जमीन का टैक्स जमा करने पर यह रसीद तो मिलता है। तो टैक्स आखिरकार कौन से लोग जमा करते हैं? देखो, टैक्स जमा करने वाले जो लोग होते हैं वो या तो कह सकते हैं कि परिवार का हिस्सेदार है, यानी परिवार का हिस्सेदार अगर है तो वो अलग अलग अपना टैक्स जो है वो जमा कर सकता है। उसके पास, जिसके पास जमीन का केवाला है वो अपना टैक्स अलग अलग जमा कर सकता है। उसके बाद जिसके पास जमीन का खतियान है वो अपना अलग अलग टैक्स जो है वो जमा कर सकता है। इसके अलावा भी अन्य डॉक्यूमेंट हैं जिसके आधार पर क्या हो सकता है कि आप अपना सरकार को जो है वो टैक्स पे कर सकते हैं। ये हो गया कि परिवार का हिस्सेदार हो गया, तो परिवार के हिस्सेदार के पास जमीन का केवाला, खतियान कुछ भी है तो वो क्या कर सकता है, उसके आधार पर टैक्स जो है दे सकता है। गिफ्ट डीड है उसके आधार पर भी लोग टैक्स देते हैं। इसके अलावा अगर कोई मौखिक तौर पर या गलत तरीके से, गलत जानकारी के आधार पर जमीन का वो रसीद कटा रहे हैं तो ये रसीद फिलहाल तो मान्य होगा लेकिन कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा, यानी आगे कानूनी लड़ाई में इसको रद्द किया जा सकता है। तो इससे साबित क्या होता है कि जमीन पर आपका कब्जा है और आप अभी वर्तमान में यानी मालिक हैं इस जमीन के। अगर आपके नाम जो है राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, आपके पास जमीन का लगान रसीद है, इससे ये साबित होता है कि वर्तमान में आप मालिक हैं। आप नियमित राजस्व जमा कर रहे हैं, ये एक प्रकार का साक्ष्य है। आपकी जमीन से संबंध है यहाँ पर, यह भी एक प्रकार का साक्ष्य है। लेकिन आपके मन में सवाल होता होगा कि ठीक है ये साक्ष्य है, लेकिन क्या इससे टाइटल साबित होगा? तो सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में साफ साफ स्पष्ट कह दिया गया है कि जमीन का लगान रसीद, मालगुजारी रसीद टाइटल जो है साबित नहीं करता। इसमें यह देखा जाता है कि वर्तमान स्थिति में आखिर किसके नाम ये दर्ज है, वर्तमान में कौन हकदार है। लेकिन टाइटल साबित करने की जब बात होगी तो जिसके पास जमीन का केवाला होगा, जिनके पास जमीन का खतियान होगा, यानी ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जिससे यह साबित होता हो कि ये जमीन का असली मालिक है, उसी से क्या होगा, टाइटल साबित होगा। इसके बाद यहां पर देखें कि जमीन का जो मैप है यानी एलपीसी हो गया और म्यूटेशन पेपर बेहद जरूरी है। जमीन के अगर नक्शे की बात करें तो नक्शा क्यों जरूरी है कि आखिर ये इतना बड़ा प्लॉट था और इतना बड़ा प्लॉट में इतना एरिया जो है, यानी ये यहाँ पर सुरेश और इसका जो बेटा मुकेश है ना, इसके द्वारा जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करके जमीन का एक कह सकते हैं जो फर्जी है, फर्जी रसीद भी कटा लिया।
अब यहाँ पुलिस की इंक्वायरी होती है तो पुलिस को वो जमीन का रसीद दिखा देता है, लेकिन वो ये कहता है कि मेरे पास अभी वो कागजात नहीं है, कहीं खो गया है, इसीलिए हमको जमीन मालिक परेशान कर रहा है। यानी हमारे पूर्वज ने उनसे जमीन ये खरीदी है, इसीलिए मेरा जमीन का रसीद कट रहा है। तो ये उनका बहाना है, या आप कह रहे हैं, लेकिन आखिरकार आपको ये साबित करना होगा कि उनके पास कोई भी कागजात नहीं है। इसलिए कि पुलिस इंक्वायरी में ये देखी कि नहीं, वर्तमान में तो इनके पास लगान रसीद है, सरकार को ये वर्तमान में राजस्व जो है वो पे कर रहे हैं। जमीन के नक्शे की बात करें तो जमीन का जो मैप है वो ये पूरा मैप जो है ये तो जमीन मालिक के एक तरह से का ही है, लेकिन हो सकता है कि जमीन मालिक से या उनके पूर्वज से ये जमीन खरीदे हो। तो अब इस बात जो को साबित कौन करेगा, तो ये इस बात को साबित करेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है, ये साबित करता है सिविल कोर्ट। तो नक्शा जरूरी है, जमीन का सही सीमा पता चलता है। अगर यहाँ रास्ता का विवाद है वो समझ में आता है, पड़ोसी जमीन की जो है पड़ोसी का जो जमीन है उसकी जानकारी मिलती है। और किस विवाद में सबसे जरूरी है, तो सीमा का विवाद, रास्ता विवाद, अतिक्रमण विवाद। तो ये सब अगर आपके पास है तो जमीन का मैप जो होता है ना, ये इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ से जो है इनकी जमीन है, कहाँ से रास्ता है, कहाँ से सड़क है। अगले जो दस्तावेज है यहाँ पर बात करेंगे म्यूटेशन का। तो क्या होता है, रजिस्ट्री के बाद सरकारी रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज करने की प्रक्रिया जो है वो होता है म्यूटेशन। यानी जो जमीन विवाद की अगर बात करें तो म्यूटेशन जो प्रक्रिया होता है कि आप जमीन खरीदे हैं, आप जमीन का एक तो सबसे पहले बंटवारा करने वाले जो लोग होते हैं वो भी क्या करते हैं, अलग अलग म्यूटेशन करवाते हैं। जमीन का केवाला लेने वाले जो लोग होते हैं वो भी अलग अलग म्यूटेशन करवाते हैं। और इसके साथ साथ कोई उत्तराधिकारी है, जैसे पिता से जो है, पिता का पहले से म्यूटेशन कायम था, पिता से अब वो जमीन जो है बेटा के नाम पर ट्रांसफर होगा, तो वहां पर भी लोग म्यूटेशन करवाते हैं। तो ये होता है कि रजिस्ट्री कराकर सरकारी रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज करने की प्रक्रिया, बंटवारा करके सरकारी रिकॉर्ड में नया नाम दर्ज करने की प्रक्रिया, पिता के मृत्यु के बाद बेटा के नाम से नामांतरण होने का प्रक्रिया। यदि आपने जमीन खरीद ली, म्यूटेशन नहीं कराया, तो रिकॉर्ड में पुराने मालिक का ही नाम रहता है। यानी आपने अगर पिता के नाम ही जमीन छोड़ दिया, पिता की मृत्यु हो गई, तो वो पिता के नाम ही जमीन रहेगा। उसी प्रकार से जमीन का जो विक्रेता है वो जमीन बेच दिया और खरीदार ने, जमीन का केवाला लेने वाला व्यक्ति ने म्यूटेशन नहीं कराया, तो हमेशा जो विक्रेता उसी का नाम क्या होगा, दर्ज रहेगा। तो ये एक सबसे बड़ा विवाद का कारण भविष्य में बनता है। तो इसलिए आपको क्या करना, दाखिल खारिज म्यूटेशन का प्रक्रिया को भी सही तरीके से समझना और वो भी करा लेना बेहद जरूरी है। अब इसमें आने वाला जो समस्या है वो समस्या के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि आखिरकार उस समस्या से आपको कैसे निकलना है। उसके बाद जो एक डॉक्यूमेंट होता है वो डॉक्यूमेंट होता है एलपीसी यानी लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट। ये भी लोग बनाकर रखते हैं। इससे ये जो लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है और ये जो सर्टिफिकेट ना है ये साबित करता है कि आप क्या है, जमीन के मालिक हैं। इसमें जमीन का पूरा विवरण जो है वो मौजूद रहता है और इसमें ये सारा कुछ स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार जमीन जो है, कितनी जमीन के आप मालिक हैं। और ये जमीन का वास्तविक कब्जा भी बताता है, सरकारी रिकॉर्ड में स्थिति बताता है, लोन, मुआवजा और कई सरकारी कार्यों में एलपीसी मांगा जाता है। खास करके जब आप बैंक से लोन लेंगे ना, और वो भी लोन जो आप ले रहे हैं, ये लोन आप ले रहे हैं जमीन पर, तो आप जमीन पर ले रहे हैं तो जमीन का कागजात आपने दे दिया। जमीन अगर आपने खरीदा तो जमीन का जो है सेल डीड, आपने कागजात जो है यहाँ पर सेल डीड दे दिया। उसके बाद आपसे जमीन का म्यूटेशन का पेपर मांगा गया, आप जमीन का रसीद यानी जमाबंदी नकल आपने दे दिया। उसके बाद जो है आपको जमीन का एलपीसी मांगा जाएगा और एलपीसी इसलिए मांगा जाता है कि ये हो गया आपका जमीन का यहाँ पर पोजीशन का सर्टिफिकेट है। तो पोजीशन सर्टिफिकेट जो आपसे यहाँ पर मांगा गया, इसका मतलब यही हो गया कि आप वर्तमान में इस जमीन के दखल में हैं और आपका इस पर कानूनी अधिकार है। अब आपको इससे संबंधित जो भी लोन है, जितने लोन के लिए आपने अप्लाई किया है और जितना लोन आपका बनता है, ये आपको मिलना चाहिए। तो ये जो दस्तावेज है यानी एलपीसी, म्यूटेशन, लगान रसीद, ये सारा डॉक्यूमेंट बेहद महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखें, बात होता है साक्ष्य का। अब यहाँ पर मुकेश को अगर साक्ष्य मांगा जाए, मुकेश को अगर पुलिस इंक्वायरी में पोजीशन का, कब्जे का जो प्रमाण होता है ना, आप ठीक है, आप ये स्वीकार करते हैं कि आप दखल में वर्षों से, बहुत सारे लोग ये आकर डायरेक्ट कह देते हैं कि मेरा 20 साल से दखल है।
तो 20 साल से अगर दखल है तो सबसे बड़ा एक प्रमाण जो देना होता है वो है कि कब्जा दर्शाने वाले दस्तावेज और साक्ष्य चाप के अधिकार को मजबूत करते हैं। कब्जे का प्रमाण देना होगा और मुख्य प्रमाण होता है यहाँ पर बिजली का बिल। इसलिए कि आप 20 साल से अगर दखल में तो कम से कम 15 साल से बिजली का बिल तो आप लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं लिए हैं। अब नहीं लिए हैं तो इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। पानी का बिल हो गया, घर का अगर कोई टैक्स रसीद है ये आपके पास है तो ये भी एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। फसल बोने, अगर आपने जमीन का पर खेती कर रहे हैं और खेती वाली जमीन का कब्जे का प्रमाण है फसल बोने का रिकॉर्ड। वीडियो फोटो जो है ये बेहद जरूरी होता है कि आप जो है किसी प्रकार का कोई फोटो बना लिए, आप किसी प्रकार का कोई वीडियो बना लिए तो ये क्या होता है, ये साक्ष्य हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। आसपास के जो लोग हैं ना वो आपके पक्ष में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आपके पक्ष में नहीं है। और मकान निर्माण का प्रमाण हो गया, अगर आप वहां पर मकान बनाकर रह रहे हैं तो जो आपने मकान जमीन पर बना लिया है उस जमीन पर बनाया तो इस निर्माण का प्रमाण हो गया कि आप ये सब जो है ना आपके पास रसीद है, पानी बिल है, बिजली बिल है और इस मकान को आप बनवाए हैं। आसपास के लोग भी स्वीकारते हैं और आज से नहीं लंबे समय से इस जगह पर, इस पोजीशन पर आप कायम हैं। तो क्या होता है कि हमारा कानून क्या कहता है कि जिसका कब्जा मजबूत होगा, कानून यही कहता है कि देखें सुरेश किराना स्टोर है ना लंबे समय से ये दखल में है, तो ये हो गया कि जिसका कब्जा मजबूत है। यानी पुलिस आती है, इंक्वायरी करके क्या जाती है और आसपास के लोग क्या बोल कर जाते हैं, ये बरसों से सही में। तो जिसका यहाँ पर कब्जा जो है क्या है, मजबूत है। तो अब यानी पुलिस जबरन इसको नहीं, ये ना हटा नहीं सकती है जब तक कि कोर्ट के द्वारा आदेश नहीं आ जाए। इसलिए कि जिसका कब्जा मजबूत है, पुलिस के द्वारा ये जो है पूरा नोट कर लिया गया कि आप कब से रह रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति कई वर्षों से खुले रूप में रह रहा है, असली मालिक आपत्ति नहीं की, यानी 20 साल तक असली मालिक ने कोई आपत्ति नहीं की और आज भी असली मालिक ने यानी किसी प्रकार का कोई दावा नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में जो जमीन पर अवैध कब्जाधारी होते हैं ना वो प्रतिकूल कब्जा का भी दावा कर देते हैं, यानी मालिकाना हक का दावा कानूनी तौर से किया जा सकता है। तो जमीन विवाद में सबसे महत्वपूर्ण ये सब जो दस्तावेज होते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जमीन मालिक जो है वो कोर्ट में जाकर दावा करेगा तो उसके पास ये जमीन का जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, रजिस्ट्री हो गया या जमीन का खतियान हो गया, जमीन का यहाँ पर जो है आप मोटेशन हो गया, जमीन का जो लगान रसीद है, जमीन का यहाँ पर जो एलपीसी हो गया, ये सारा उनके पास रहना चाहिए। तभी ये सुरेश यानी जो मुकेश है, मुकेश के पिता सुरेश, इन पर जो है बेदखली का केस जो है कर सकते हैं। तो जमीन देखें कि विवाद में जो है सबसे पहले बहुत सारे कंडीशन है जिसको समझना बेहद जरूरी होता है। और जमीन मालिक अगर आप चाहते हैं कि आप इनको बेदखल करें तो आप किसी प्रकार का कोई जबरन ऐसा कार्य नहीं करें जिससे कि आपके ऊपर भी एक बड़ा समस्या उत्पन्न जो है हो जाए। तो इसलिए आपको फोर्सफुली नहीं हटाना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर कानूनी प्रक्रिया में जाना है और कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उसको हटा सकते हैं। जमीन जब खरीदने की बात होती है तो जमीन विवाद में जो है बिना जांच का अगर आप जमीन खरीद लेंगे तो आपको भविष्य में एक विवाद जो है उत्पन्न यहाँ पर होगा। उसके बाद जो है किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं, स्टाम्प पेपर पर अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर कोई सौदा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बना लिया है तो उसके हिसाब से आप म्यूटेशन जरूर करा लें। जमीन का यहाँ पर जो पुराना दस्तावेज है, ये पुराना डॉक्यूमेंट भी देखना बेहद जरूरी है कि आखिर पुराना दस्तावेज क्या कहता है। सिर्फ जमीन के रसीद पर, लगान रसीद पर भरोसा नहीं करना, इसलिए कि ये फर्जी भी हो सकता है। मौखिक बंटवारे पर भी निर्भर नहीं रहना है। अगर परिवार का मौखिक बंटवारा हुआ है, परिवार ने मौखिक बंटवारा किया है, तो परिवार के जो अन्य हिस्सेदार हैं, मान लेते हैं ये भी हिस्सेदार हैं, ये भी आ रहे हैं देखने के लिए क्या हो रहा है, तो इन हिस्सेदार से भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर एनओसी जो ले लेंगे ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।